लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू। कंचन और संध्या में अक्सर ही लड़ाई हुआ करती थी। वैसे तो वो दोनों देवरानी जेठानी थी, लेकिन आपस में जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रहती थी। इसका कारण था कि जहाँ कंचन लव मैरिज करके आई थी, वहीं संध्या अरेंज मैरिज करके घर में आई थी। आज भी रसोई में जंग का माहौल था। भाभी, अगर मैंने अपनी पसंद से सब लोगों के लिए पोहे बना दिए तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर आप लोग को छोले पूरी खिलाना चाहती है तो कल बना देना। कंचन, मैंने छोले भिगोकर रख दिए थे, अब वो सारे खराब हो जाएंगे। जब मैंने सारी तैयारी रसोई में की हुई थी तो जब तुम पोहे बनाने के लिए आई तो तुमने सब कुछ देख भी लिया होगा। फिर क्या जरूरत है तुम्हें पोहे बनाने की? ओह भाभी, सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता कौन करता है? इसलिए कहते हैं कि इंसान को इतने पुराने जमाने का भी नहीं होना चाहिए। सच में आप बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन है। कंचन, पहले के जमाने में लोग यही सब कुछ खाकर अपना गुजारा किया करते थे। सुबह खाना खाते थे और सारा दिन पेट भरा हुआ रहता था। सुबह हैवी खाना खाने से पूरे दिन शरीर में ताकत रहती है। तुम इतनी सी बात को समझ नहीं पाती हो। कंचन और संध्या आपस में इसी तरह लड़ाई कर रही होती है कि तभी उन दोनों की सास प्राजक्ता रसोई में आती है और कहती है, हे भगवान, मैं तो तुम दोनों से परेशान हो गई हूँ। जब देखो छोटी छोटी बात पर लड़ाई करती रहती हो। तुम दोनों क्या प्यार से एक रसोई को नहीं संभाल सकती? जब देखो रसोई से पकवानों की जगह तुम दोनों के आपस में लड़ने की खुशबू आती है। माँ जी, जेठानी जी को समझाइए। जब मैंने सब लोगों के लिए पोहे बना दिए थे तो फिर ये अपनी छोले पूरी फिर कभी दोबारा भी तो बना सकती हैं। माँ जी, मैं आपकी पसंद की बहू हूँ। आप मुझे खुद अपने बेटे के लिए चुनकर लेकर आई हैं। आपको तो मेरी तरफ से बोलना पड़ेगा। अरे, हमारे घर वालों को और देवर जी को छोले पूरी खाने की आदत है, लेकिन इसने पोहे बनाकर रख दिए। बस बस, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाई करना और कुत्ते बिल्ली की तरह व्यवहार करना बंद कर दो। तुम दोनों ने जो जो बनाया है सब कुछ लेकर आ जाओ। जिसका जो खाने का मन करेगा वो खा लेगा। प्राजक्ता ये बोलकर बाहर चली जाती है और उसके बाद कंचन और संध्या अपना अपना बनाया हुआ नाश्ता लेकर बाहर रख देती हैं और सुधीर कहता है, चलो शुक्र है तुम दोनों की आपस में लड़ाई खत्म हुई। हम लोग यहाँ पर आधे घंटे से तुम दोनों की लड़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि हमें खाने को खाना मिल सके। अब आप शुरू मत हो जाइए। वैसे भी मैं इन दोनों को समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अब मैं आपको नहीं समझा सकती। दोनों धीरे धीरे खुद ही समझ जाएंगी, अभी बच्ची हैं। माँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में लव मैरिज वाली बहू वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू का कोई मुकाबला चल रहा है। दोनों ही जब देखो किसी न किसी बात पर एक दूसरे से खींचातानी करती रहती हैं। कम बोला करो पायल, ये दोनों ही तुम्हारी भाभी हैं, इसीलिए जब भी अपने मुंह से उनके बारे में कुछ बोला करो तो सोच लिया करो। कल को तुम्हें भी किसी के घर जाना है और तुम भी किसी की देवरानी या जेठानी जरूर बनोगी। सुधीर की बात सुनने के बाद पायल भी चुप हो जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब कंचन छत पर कपड़े धो रही थी, तभी वहाँ पर संध्या आती है और कहती है, कंचन, अगर तुम कपड़े धो रही थी तो तुम मुझे भी बता सकती थी। मेरे पास भी बहुत सारे गंदे कपड़े हैं। अब मैं वो अलग से धोने के लिए बैठूंगी। जब मैं घर में बर्तन मांजती हूँ तो सब लोगों के बर्तन मांजती हूँ, तो तुम कपड़े धोने बैठो तो तुम्हें सब लोगों के कपड़े धोने चाहिए। भाभी, मैं कपड़े नहीं धो रही। ये 2-4 कपड़े थे जिन पर खाना गिर गया था, तो मैंने सोचा कि इन्हें धो लूं। तुम एक नंबर की कामचोर हो। साफ साफ तो बोल नहीं सकती कि काम से बचने के लिए ये सब कुछ कर रही हो और ऊपर से बेकार का नाटक करती हो। सच में देवर जी ने भी ना जाने तुम में क्या देखा जो तुमसे शादी करके तुम्हें घर उठा लिया है। देवर जी ने मुझ में वही देखा दीदी जो माँ जी ने आपके अंदर देखा, और माँ जी आपको घर उठा कर ले आई। दोनों ऐसे ही फिर से लड़ाई करने लगते हैं। वहीं पायल और प्राजक्ता घर में बैठी टीवी देख रही थी। तभी पायल ने अपनी माँ से कहा, माँ, जाकर ऊपर देखिए, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू का युद्ध फिर से शुरू हो गया। मैं तो अब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बोलने वाली। अब आप ही हैं जिन्हें इस युद्ध को संभालना होगा। मैं कुछ बोलती हूँ तो पापा को बुरा लग जाता है। इन दोनों को तो मैं समझा कर पूरी तरह से थक गई हूँ, लेकिन ये दोनों मेरी बात मानकर राजी ही नहीं है। जब देखो आपस में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई करती रहती हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों की माँ को बुलाकर बात करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही एक दिन संध्या रसोई में खाना बना रही थी। उस समय प्राजक्ता और पायल मंदिर गई हुई थी। तभी कंचन रसोई में आती है और कहती है, भाभी, आपको कब से आवाज दे रही हूँ, आप तो मुझे पलटकर जवाब भी नहीं दे रही हैं। खाना बन गया या नहीं? ये आते ही होंगे। कंचन बोलते हुए रसोई में आती है तो वो देखती है कि संध्या बेहोश होकर रसोई में गिरी हुई थी, जिसके बाद कंचन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी ही संध्या को अपनी गोद में लिटा देती है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती है। संध्या होश में आती है और कहती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं बेहोश कैसे हो गई? कर लो बात दीदी। ये बात तो मैं आपसे पूछने वाली थी और आप मुझसे पूछ रही हैं कि आप बेहोश कैसे हो गई। ये बात मुझे कैसे पता होगी? आपको पता होगा ना कि आप बेहोश कैसे हुई। कोई बात नहीं, अब मुझे होश आ गया है। मैं ठीक हूँ। मैं जाकर सब लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुबह 6 बजे से ही आप किसी देसी मुर्गी की तरह घर के कामों में लग जाती हैं।
अरे घर में पायल है, मैं हूँ, और माँ जी ने कभी भी आपको इतना सारा काम करने के लिए नहीं कहा है, फिर क्यों सारा दिन काम करती हैं? देखा हो गई ना आपकी तबीयत खराब। कंचन को ये सब कहते देखकर संध्या को एहसास होता है कि कंचन को भी उसकी कितनी ज्यादा फिक्र थी, और उसके बाद वो अपने मन में कहती है, हे भगवान, जिस देवरानी को मैं सारा दिन सुनाती रहती थी वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोचती थी। इसे मेरी कितनी फिक्र है। अब संध्या अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और वहीं कंचन सभी लोगों का खाना अकेले बनाती है। संध्या की तबीयत कुछ दिन खराब रहती है, जिसके बाद कंचन, जो कि संध्या के लिए सूप लेकर आई थी, कहती है, भाभी माफ करना, वैसे तो हमारी आपस में कभी बनती ही नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये सब कुछ सुनकर कि आपको मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है। हम दोनों आपस में कितनी भी लड़ाई क्यों न करें, हम दोनों देवरानी जेठानी हैं। शायद कभी मैं भी लव मैरिज करना चाहती थी, लेकिन मेरी लव मैरिज नहीं हो पाई, और तुम्हारी लव मैरिज को इतना सक्सेसफुल देखकर अगर मैं थोड़ा बहुत तुमसे जलती हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं किसी और को तुम्हारी इंसल्ट करने दूँ। तुम हमेशा मेरी छोटी बहन जैसी हो और रहोगी। तभी कमरे के अंदर प्राजक्ता आती है और साथ में पायल भी थी, और प्राजक्ता कहती है, कभी कभी जो लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं उनके दिल में भी प्यार हो सकता है, और वही प्यार तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया हो या ना किया हो, लेकिन मुझे दोनों ही बहुएं बहुत अच्छी मिली हैं, जो कि एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती हैं और रिश्तों की कदर भी करती हैं। इस तरह कंचन और संध्या आपस में कभी कभी तो लड़ाई किया करती थी, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता ही नोक झोंक वाला था, लेकिन अब वो हर बात पर लड़ाई करना बंद कर देती हैं और आपस में प्यार से रहती हैं। अथर्व मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। वीकेंड्स पर उसका ऑफ रहता है, जिस कारण वो सैटरडे नाइट दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौटता है। ड्राइंग रूम में बैठे उसके माता पिता टीवी देख रहे थे, तभी अथर्व आकर उनके पास बैठ जाता है। मम्मी पापा, आप दोनों ने खाना खा लिया? हाँ बेटा, तू खाना खाकर आया है ना? हाँ माँ, वो आज नितिन का बर्थडे था ना, तो उसकी वाइफ भी अपने मायके गई थी, इसीलिए वो हमें डिनर के लिए बाहर ही ले गया। अच्छा अच्छा, वैसे अथर्व बेटा, तूने क्या सोचा है? किस बारे में माँ? तेरी शादी के बारे में। और किस बारे में? शादी? नहीं नहीं, अभी शादी वादी नहीं माँ। अरे अभी तो मुझे करियर में और आगे बढ़ना है, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगा। कैसी बातें करता है अथर्व, तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है और अब तेरी शादी की उम्र भी हो गई है, और करियर में आगे शादी के बाद भी तो बढ़ा जा सकता है ना। मेरी बात मान, तू अब अपना घर बसा ले। पता है, कल मैं रमा के घर गई थी कथा में, तो पंडित जी ने तेरे लिए एक लड़की बताई है जो कि बड़ी ही समझदार और सुशील है, और फोटो भी दिखाई थी मुझे, दिखने में बड़ी सुंदर है। बेटा तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं। लेकिन माँ, अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तू नहीं चाहता अथर्व कि तेरे माँ बाप जीते जी अपने बेटे के हाथ पीले कर सके? माँ, तुम फिर इमोशनल हो गई। ओके फाइन, अब आप चाहती हैं कि मैं घर बसा लूं तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा, यानी कि लव मैरिज। लव मैरिज? हाँ, मेरे ऑफिस में एक लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या तू लव मैरिज करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा नहीं था लव मैरिज में लड़कियां क्या हाल करती हैं। मेरठ वाला नीले ड्रम का केस भूल गया तू? उन दोनों की भी लव मैरिज की हुई थी, फिर भी कैसे उसने अपने ही पति को उस चिलगोजे के लिए नीले ड्रम में टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया था और सीमेंट से भर दिया था। ना पापा ना, मुझे तो बड़ा डर लगता है तब से इस लव मैरिज से। और तू तो मेरा एक ही बेटा है, तुझे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। माँ, लव मैरिज का केस आपको पता है, लेकिन अरेंज मैरिज इंदौर वाला केस आप कैसे भूल सकती हैं? उसमें तो उस बेचारे लड़के की कोई गलती भी नहीं थी, शादी भी माँ बाप की पसंद की लड़की से अरेंज ही कराई थी। फिर भी उस बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसी की पत्नी ने अपने आशिक के लिए उसे मरवा दिया। ये कहकर अथर्व गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उसकी ये बात सुनकर प्रमिला देवी बुरी तरह घबरा गई। बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, बलि तो लड़का ही हर जगह चढ़ रहा है। भाग्यवान, जो भी नसीब में लिखा होता है वही होता है। तुम बेकार की टेंशन ले रही हो। चलो, अब रात काफी हो चुकी है, इस बारे में फिर बात करेंगे। प्रमिला देवी अपने कमरे में जाकर लेट तो गई, लेकिन रात भर उनके दिमाग में यही कश्मकश चलती रही कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से कौन सी बेहतर है। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन, माँ तुम क्यों चिंता करती हो? वैसे एक सोल्यूशन है मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का। वो क्या?
क्यों ना हम आपकी पसंद की लड़की और भैया की पसंद की लड़की दोनों को रेस्टोरेंट में बुलाकर उन दोनों से मिले। उनके बिहेवियर और बातचीत करने के ढंग से हमें इतना आइडिया तो मिल ही जाएगा कि कौन सी लड़की भैया के लिए बेहतरीन है। शायद तू ठीक कहती है, अब यही चारा है हमारे पास। मैं अथर्व से इस बारे में बात करती हूँ और पंडित जी से भी। प्रोमिला अथर्व से इस बारे में बात करती है और अपनी माँ की बात मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। बेटा, तू दोनों ही लड़कियों को संडे वाले दिन 5 बजे रेस्टोरेंट में बुला ले, अब आगे का फैसला वहीं होगा। अथर्व अपनी गर्लफ्रेंड दिव्यांशी को फोन करके बुला लेता है तो वहीं प्रोमिला भी पंडित से कहकर उन लड़की वालों को फोन कर देती है। अथर्व अपने पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट पहुंचता है, जहां कुछ देर बाद एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम दिव्यांशी होता है अपने माता पिता के साथ आती है। देख अथर्व, वो लड़की आ गई है ना, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। माँ ये तो। क्यों, हो गया ना उसको देखते ही पागल? कहा था ना मेरी पसंद के आगे तू अपनी पसंद को भूल जाएगा। अरे माँ, आपकी और मेरी पसंद एक ही है। मतलब ये कि यही वो लड़की है दिव्यांशी जिसे मैं प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या मतलब? अब दोनों परिवारों को ये बात पता चल चुकी थी कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली लड़की एक ही है। तभी दिव्यांशी अथर्व के माता पिता के पांव छूती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। लेकिन एक बात बता बेटी, अगर तू इस नालायक से प्यार करती है तो फिर अपने माँ बाप के कहने पर अरेंज मैरिज के लिए क्यों तैयार हो गई? क्योंकि आंटी जी, अपने मम्मी पापा को ये सब बताने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। सच कहूँ तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी से प्यार भी करूंगी, लेकिन अथर्व औरतों की जो इज्जत और रिस्पेक्ट करता है ना, वो सचमुच में काबिले तारीफ है। और उसके इसी नेचर की वजह से कब उसने मेरे दिल में जगह बना ली मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन आंटी जी, मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आप दोनों लड़कियों को एक साथ क्यों बुलाना चाहती थी। वो मैं बस ऐसे ही। सच सच बताइए बहन जी, आखिर बात क्या है? वो मैं ये देखना चाहती थी कि कौन सी लड़की मेरे बेटे के लिए बेहतरीन है, मतलब कि कौन मेरे बेटे को शादी के बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली दोनों लड़कियां एक ही निकली तो मुझे सोचने के लिए 5 से 6 महीने चाहिए। प्रोमिला के मुंह से ये बात सुनते ही दिव्यांशी ये बात अच्छे से समझ जाती है कि आजकल देश में लड़कों के साथ हो रही घटनाओं को देखकर प्रोमिला के मन में भी अपने बेटे को लेकर डर बैठ गया है। वो बड़ी ही समझदारी से प्रोमिला का हाथ पकड़कर उसे टेबल पर बिठाती है। आंटी जी, आपके मन में जो डर है उसे मन से निकाल दीजिए। सभी उंगलियां एक समान नहीं होती, लेकिन फिर भी आप अपने मन की तसल्ली करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप 5 से 6 महीने आराम से लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। मैं तब तक इंतजार कर लूंगी। ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चल अब घर। ये कहकर प्रोमिला अपने परिवार के साथ घर आ जाती है, लेकिन अब वो इसी कश्मकश में थी कि अब क्या किया जाए। अरे चिकनी चुपड़ी बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन असलियत में वो इंसान कैसा है वो तो सारी जांच पड़ताल करके ही पता चलेगा। इसलिए मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी को फोन करके एक डिटेक्टिव हायर किया है। अब वो हर वक्त दिव्यांशी पर नजर रखता। एक रोज। दिव्यांशी, चलो आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। अच्छा ठीक है। वो दोनों आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, लेकिन दिव्यांशी को हर पल ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या हुआ दिव्यांशी? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ दिन बाद एक रोज अपनी सहेलियों के साथ वो शॉपिंग पर जाती है। अरे एक मिनट, मुझे कुछ सामान लेना है। अब वो एक दुकान से रस्सी, चाकू और जहर खरीदती है। ये सब डिटेक्टिव देख लेता है। बाजू, उसने तो आज रस्सी, चाकू और जहर खरीदा है और अभी अभी उसने अथर्व को फोन करके बुलाया है। हे भगवान, मैं जानती थी ये कुछ ना कुछ कांड करेगी। सुनिए, चलिए हमें अभी चलना होगा। प्रोमिला घबराती हुई अपने पति और बेटी के साथ एक घर पर पहुंचती है, जहां दिव्यांशी अथर्व के साथ होती है और चाकू उसके हाथ में होता है। बेटा तू दूर हट जा इससे। मैं जानती थी ये कुछ ना कुछ जरूर करेगी। ये मेरे बेटे को मार डालेगी। ये रस्सी, चाकू, जहर सब इसी ने इसलिए खरीदे हैं। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दिव्यांशी मुझे यहाँ अपनी काकी के घर लाई थी, जो बेचारी अकेली रहती है। उनका चाकू खराब हो गया था, जिससे सब्जी काटने में इनको परेशानी होती है, और कपड़े सुखाने वाली इनकी रस्सी भी टूट गई थी। और ये जहर चूहे मारने की दवाई है। इनके घर में चूहा आ गया था, जिसके लिए इन्होंने ये सब मंगवाया था। ये सब सुनकर प्रोमिला चुप हो जाती है। तभी दिव्यांशी कहती है, माँ जी, मैं काफी समय से जानती थी कि आपने मेरे पीछे एक डिटेक्टिव लगाया हुआ है, जो कि मेरी हर मूवमेंट पर नजर रखता था। मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, मेरे दोस्त कौन है, यहाँ तक कि मेरे फोन की कॉल डिटेल सब निकलवा ली। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि
अपने बेटे को लेकर आपकी जो फिक्र है वो मैं भी महसूस कर पा रही थी। लेकिन माँ जी, देश में हो रही कुछ घटनाओं ने लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों पर से विश्वास खो दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर लड़की को शक की नजर से देखें। मैं अथर्व से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए ये सब सोच भी नहीं सकती। उसकी बातें सुनकर अब